इंडियन मार्केट में जहां पर अब कार्स के प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और एक बजट कार्स की ऑप्शंस जो हैं वो कम होती जा रही हैं। जिन लोगों के पास बजट लिमिटेड है, काफ़ी कंस्ट्रेंड है बजट का, उनके लिए गाड़ी लेना दिन ब दिन थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन एक ब्रांड ऐसा है जो उनके बारे में भी सोचता है, कम बजट में एक अच्छी गाड़ी आपके लिए लेकर के आता है, और वो है निसान की मैग्नाइट। अब आप कहेंगे निसान की मैग्नाइट तो पुरानी हो चुकी है, पहले भी हम अपने चैनल पे उसका वीडियो कर चुके हैं। लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा अलग है क्योंकि अब निसान ने इसमें आपको दे दिया है AMT ऑप्शन, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ। जो इनका बेस वेरिएंट आता था, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का जो ऑप्शन आता था, उसमें आपको सिर्फ मैनुअल ऑप्शन मिलता था, CVT का ऑप्शन नहीं आता था। CVT का ऑप्शन आपको सिर्फ टर्बो चार्ज पेट्रोल के साथ आता था, जो हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी उस वीडियो को कवर किया था। लेकिन ये है 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, 3 सिलेंडर इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 72 PS की पावर और 96 bhp की टॉर्क। अब ये AMT के साथ मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। इसका बेस प्राइस जो है वो 6.5 लाख है और ये अप टू जाता है 9.5 लाख के आसपास इसका टॉप वेरिएंट। ये वाला जो है नेचुरली एस्पिरेटेड में टॉप वेरिएंट है, जो तकरीबन आपको 9 साढ़े 9 यानी कि 10 लाख के अंदर पड़ेगा। अब ये गाड़ी जो है ये एक तरह से एक सेफेस्ट फैमिली कार बन जाती है, क्योंकि ये 4 स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग लेकर के आती है। उसके अलावा सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स, ABS, EBD, ESC, अब इसमें हिल होल्ड और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दे दिए गए हैं। मोर ओवर जो है ये वीडियो हम फीचर्स या उसके स्पेसिफिकेशंस के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम जनरली बात करेंगे इसके AMT के बारे में, क्योंकि अब इसमें जो AMT दे दिया गया। अब कई बार क्या होता है कि जब आप बहुत से लोग ये प्रेफर करते हैं कि जब आप गाड़ी लेते हैं तो ऑटोमेटिक गाड़ी लें, लेकिन ऑटोमेटिक गाड़ी जब आप दूसरे ब्रांड्स की कंपटीशन कार्स लेने जाते हैं तो वहाँ पर आपको बेस वेरिएंट चाहे उनका 7 का पड़े, 7.5 लाख का पड़े, उसमें आपको 55 से 60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं AMT में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये आपको 6.5 लाख में, यानी कि बेस वेरिएंट से टॉप वेरिएंट में आपको AMT का ऑप्शन दे रहे हैं। अब उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने और भी कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं, जिसमें बेसिकली इनका ये कहना है कि इंजन रिफाइनमेंट की गई है। जो 1 लीटर का इनका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता था उसमें थोड़ी सी रिफाइनमेंट की गई है। उसके अलावा जो NVH वैल्यूज़ रहती थी, यानी कि कैबिन साउंड, उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आई है। वो अब जब हम इस गाड़ी को चलाएंगे तब हम आपको ज़्यादा इसका आइडिया दे पाएंगे कि NVH जो वैल्यूज़ हैं उसमें कमी आई है कि नहीं। साथ ही साथ इसमें कंपनी का कहना है क्योंकि इंजन में रिफाइनमेंट की गई है तो बेटर फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको देखने को मिलेगी। तकरीबन इसकी जो एफिशिएंसी कंपनी क्लेम करती है वो तकरीबन 19.70 आती है, यानी कि 19.7 के आसपास की कंपनी क्लेम्ड है। हमें कितनी माइलेज मिल रही है, इसको मैं तकरीबन 2 हफ्ते से चला रहा हूँ, काफ़ी ड्राइव कर लिया है। AMT किस तरीके से बिहेव कर रहा है, AMT कैसा चल रहा है इसका, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो बेसिकली पूरा जो ध्यान रहेगा वो इसकी ड्राइव पे रहेगा। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी निसान की मैग्नाइट की ऑलरेडी अच्छी है। 3 साल पहले जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तब भी ये वैल्यू फॉर मनी थी, आज भी ये वैल्यू फॉर मनी है। जो लोग ऐसी गाड़ी लेना चाहते हैं जो एक SUV वाला इंस्टांस उनको दे, कम बजट में भी आए, फैमिली कार हो, सेफ कार हो, तो ये एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन बन जाती है। हाँ, दूसरी चीज़ और भी है कि निसान का फ्यूचर क्या रहने वाला है। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि निसान की ये इकलौती गाड़ी है जो मार्केट में इस टाइम है, तो क्या निसान का भी फ्यूचर फोर्ड की तरह तो नहीं रहेगा? ऐसा कुछ नहीं है। निसान जो है अपने फ्यूचर प्लान्स के साथ आ रहा है। वो फ्यूचर प्लान्स क्या रहेंगे वो हम आपको किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। निसान अपनी जो गाड़ियों को लेकर काफ़ी सीरियस है। डेफिनेटली उनकी कार्स जो है वो कम है रोड पे एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, लेकिन जो है उस पर काफ़ी काम किया जा रहा है। अब ओवरऑल मैं इसके जो अगर चारों तरफ से आपको दिखाऊं तो कोई आपको डिफरेंस यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक ही अच्छी चीज़ है कि प्राइस ज़रूर कम है, 10 लाख के नीचे ज़रूर आती है। बहुत सारी चीज़ें मिलती है। 360 डिग्री कैमरा आपको यहाँ देखने को मिलता है, रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर आता है, 16 इंचज़ के अलॉय व्हील्स आते हैं विद डायमंड कट, और बहुत अच्छा डिज़ाइन है। पीछे का लुक भी अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर डिफॉगर, वाइपर, शार्क फिन एंटीना, स्टॉप लैंप, बैक साइड से अगर हम देखें तो सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिलती हैं बेस वेरिएंट से ही इसमें इवन कि यहाँ पर डिफॉगर, वाइपर आना शुरू हो जाता है, शार्क फिन एंटीना मिलता है, स्टॉप लैंप मिलता है। बाकी ओवरऑल जो है लुक है वो सेम है। एक चीज़ डिफरेंस है क्योंकि AMT है, आपको यहाँ पर ईजी शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो ईजी शिफ्ट अगर आप देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन विद AMT है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है CVT का ऑप्शन बंद हो गया। CVT का ऑप्शन अभी भी आपको जो है टर्बो चार्ज पेट्रोल के साथ मिलेगा। और दूसरा, इसमें भी नेचुरली एस्पिरेटेड में भी आपको मैनुअल का ऑप्शन भी अभी भी अवेलेबल है। तो यानी कि नंबर ऑफ ऑप्शंस बढ़ा दी गई हैं। मैनुअल के साथ साथ इसमें AMT दे दिया गया है, प्लस टर्बो चार्ज में आपको जो है CVT जैसे पहले आता था वैसे ही आएगा। अब बात करते हैं इसकी रियर सीट की। रियर सीट में वैसा ही कंफर्ट आपको देखने को मिलेगा। पीछे की सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, मैंने बैठ के देखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पीछे आपको AC वेंट्स भी मिलेंगे, नीचे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिलेगा। सेकंड सीट जो है, पीछे की सीट जो है उसमें आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन बीच में हम्प जो है वो काफ़ी कम है। अगर आप देखें एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स, हम्प जो है वो नेग्लिजिबल काफ़ी कम है, बट स्टिल यहाँ पर 2 लोग और एक छोटा बच्चा ही आराम से बैठ पाएंगे।
तीन लोग जो है बैठ के जाएंगे तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहेगा। इवन कि पैसेंजर साइड भी आप देखें तो आपको यहाँ पर इक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है। ड्यूल टोन कार है, ड्यूल टोन में नीचे भी आप देखेंगे तो क्लैडिंग में भी आपको सिल्वर क्लैडिंग यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल इसकी लुक के साथ हैं। अगर आप पूरी गाड़ी को देखें तो एक बहुत ही अच्छा एक एसयूवी वाला इंस्टेंस देखते हैं, क्योंकि आजकल इंडियन मार्केट में एसयूवी इंस्टेंस काफ़ी लोग पसंद करते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है। इनफैक्ट जब आप किसी ख़राब रोड से जाते हैं तो आपको फील होता है कि सस्पेंशन वगैरह बहुत अच्छे से काम करते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी होने की वजह से आप इसको कहीं भी लेकर के जा सकते हैं। थ्रू आउट फैमिली कार है, बजट कार है, कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी चलते हैं अंदर, ड्राइव करते हैं इसको और इसकी एक एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। अब इंटीरियर में पहले मैं आपको बता दूँ कि इंटीरियर इसका बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको मिलेगा। ऑल ब्लैक आपको इंटीरियर मिलेगा। प्लास्टिक क्वालिटी पहले जैसे आती थी वैसे ही है, कोई खास नहीं है। बहुत अच्छी, आपको कोई प्रीमियम फील नहीं देने वाला ये, बट स्टिल वही है कि जैसे आप अगर आप प्राइस की बात करें, वैल्यू फॉर मनी की बात करें, उस हिसाब से आपको अच्छा ठीक ठाक इंटीरियर मिलता। और यहाँ पर मैं थोड़ा फोकस आपका लेके जाना चाहूँगा। जो यहाँ डिफरेंस है यहाँ पर वो है इसका AMT, जिसमें आपको बहुत ही स्मूथ यहाँ पर ट्रांजिशन देखने को मिलता है। न्यूट्रल से आगे रिवर्स, पीछे ड्राइव मोड। एक और ख़ास चीज़ इसमें है कि अगर आप इसको ड्राइव मोड में ले जाके लेफ़्ट करते हैं तो ये मैनुअल में आ जाता है। तो फिर आप मैनुअल में करके इसके जो है आप इसके गियर शिफ्ट्स अकॉर्डिंग टू यू मैनुअल कर सकते हैं। एक चीज़ और, इसका जो AMT है वो रेनो की काइगर या आप उसकी ट्राइबर वगैरह की बात करें तो उसमें पहले से आता था, लेकिन मैग्नाइट में आपको AMT का ऑप्शन नहीं मिलता था। तो ऑब्वियसली ये वहीं से, क्योंकि दोनों सिस्टर कंसर्न कंपनीज हैं, तो ये AMT टेक्नोलॉजी जो है वो काइगर से ही इसमें ली गई है। तो जिस तरह से वो वहाँ काम करता है उसी तरह से यहाँ काम करता है। तो यहाँ पर आपको जो ब्रेक है वो हैंड ब्रेक भी इस तरह से मैनुअल मिलने वाली, तो कोई यहाँ पे आपको बटन देखने को नहीं मिलेगा। इसको ड्राइव मोड में डालते हैं और स्टार्ट करते हैं। अब ये जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होता ही आपको सबसे पहले जो फील ये होता है कि हल्का सा आपको एक्सेलरेशन ज़्यादा देना है, उसके बाद आपको रिस्पॉन्स जो है इसका आप इसका एक्सपेक्ट करते हैं, आपको रिस्पॉन्स मिलता है। अगर आप आराम से चलाते हैं गाड़ी को तो बहुत बढ़िया चलती है। इनफैक्ट सिटी में तो आपको चला के मज़ा ही आ जाएगा। आप कहेंगे यार ये तो बढ़िया हो गया, क्योंकि आप मैनुअल से ऑटोमेटिक पे आ गए। AMT आपको मिल गया, आपको कोई क्लच नहीं दबाना है, कोई आपको गियर शिफ्टिंग नहीं करनी है। लेकिन अगर आप चलाते हैं एकदम, मतलब आपको एक्सीलेटर पे पैर रखना है और उसके बाद आपको एक ज़बरदस्त आउटपुट चाहिए, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस चाहिए, तो वहाँ आपको ये गाड़ी पूरी तरह से निराश करेगी। निराश इसलिए करेगी बिकॉज इसका रिस्पांस आने में थोड़ा सा डिले रहता है। जैसे कि AMT आप बाकी गाड़ियों में एक्सपेक्ट करते हैं उसी तरह से ये यहाँ पे भी चलेगा। आप हार्ड एक्सीलरेशन करेंगे आपको जो है रिस्पांस इमीडिएट नहीं मिलेगा। अगर आप आराम से चलाएंगे तो ये अपने जो गियर एडजस्टमेंट है उसको प्रॉपर करेगा और आपको रिस्पांस भी अच्छा देगा। दूसरा, जब ये थोड़ा सा चढ़ती है, आप समझ लीजिए कि चढ़ाई पे चढ़ती है, अगर थोड़ा सा स्लांट हो वहाँ पर ये थोड़ा स्ट्रगल करती है, आपको एक्सेलरेशन ज़्यादा देना पड़ता है। आपको ये भी फील होगा कि इसमें NVH वैल्यूज़ भी ज़्यादा आ रही हैं, यानी कि आपको जो कैबिन साउंड है वो ज़्यादा आ रही है, इंजन की रोरिंग ज़्यादा हो रही है। RPM जो है वो काफ़ी 3000 RPM तक जाता है, उसके बाद ये जो है अपना गियर शिफ्ट करती है। पहले दूसरे तीसरे गियर में आपको कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती हुई नज़र आएगी। एक्सेलरेशन में आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको लगेगा कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, आउटपुट नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ये 4th गियर पे जाती है वहीं पर आप 40 की स्पीड, 45 की स्पीड, 50 की स्पीड पे चला रहे हैं, बहुत स्मूथ चलती है। उस टाइम पे फिर आपको कोई साउंड फील नहीं होती है या फिर कोई वाइब्रेशन इसमें फील नहीं होती है। अब मैं थोड़ा सा जब अभी रेड लाइट ओवर होगी मैं इसको एक्सेलरेट करूंगा तो आपको एक कैबिन साउंड, आपको एक रोरिंग साउंड देखने को मिलेगी, जो मेरे बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सेलरेशन पे नहीं होगी। एक मीडियम एक्सेलरेशन मुझे देना होगा सो दैट कि मैं इसको जो है वो एटलीस्ट ड्राइव प्रॉपरली कर सकूं। बिकॉज आपके पास कई बार उतना टाइम नहीं होता है कि आप इसको इतना टाइम चाहिए सफिशिएंट वो आप इसको प्रोवाइड कर सकें। बिकॉज कहीं ना कहीं आप रोड पे चल रहे हैं, आपको बाकियों का भी ध्यान रखना है। अब जैसे कि ये ग्रीन हुई है, आई डोंट नो कितना साउंड जो है अभी यहाँ पर माइक में कैप्चर हुआ है। अब मैं थोड़ा सा ना इसको हार्ड एक्सेलरेशन करता हूँ, वहाँ पे ज़्यादा बेटर फील हो पाएगा। ये देखिए मैं इसको हार्ड एक्सेलरेशन किया, ये तकरीबन 6000 RPM तक गया है। इसको ये कंफ्यूज हो गया, ये कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया, इमीडिएट आपको रिस्पांस नहीं आया, 2 से 3 सेकंड का आपको रिस्पांस टाइम लगा। अब ब्रेक लगी है, वापस एक्सेलरेशन देना है, पीछे गाड़ी है, आपको हल्की सी एक अच्छी स्पीड चाहिए, अच्छा एक्सेलरेशन चाहिए, नहीं मिलेगा। ये देखिए मैं कहीं ना कहीं चाहूँगा कि यहाँ पर थोड़ा MID भी साथ साथ दिखाते रहे कि RPM कितनी हाई जा रही है। 3200 RPM के बाद जाकर ये जो है अपनी गियर शिफ्टिंग करता है। ये देखिए A3 38, 39, 40 पे जाके तकरीबन 3500 RPM तकरीबन जाता है। ये देखिए 3200 RPM के आसपास जाता है तो ये गियर शिफ्टिंग करता है। अभी A4 पे आ गया, अभी देखिए धीरे से ये A5 पे आ जाएगा, 5th गियर पे आ जाएगा।
70 पे भी A4 पे ही चल रहा है ये। इवन कि अब 77 78 पे जाके अब देखते हैं कि कितने पे अपने आरपीएम को रोक लेता है। मैं 80 पे इस टाइम इसको चला रहा हूँ, 2500 आरपीएम के आसपास ये चल रही है फिफ्थ गियर पे। 80-85 की स्पीड पे 2500 आरपीएम पे इसने है। अभी भी ये 2000 आरपीएम के नीचे नहीं है। एक रोरिंग साउंड है, ठीक ठाक आपको जो है कैबिन में एनवीएच फील हो रहा है, वाइब्रेशन बिल्कुल फील नहीं हो रही है। ब्रेकिंग अच्छी है, ब्रेकिंग नो डाउट काफ़ी अच्छी है। आपको हेड नॉट्स मिलते हैं, लेकिन हेड नॉट्स के अलावा गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा झटके नहीं मारती है रोकने के टाइम पे। ब्रेकिंग अच्छा काम करती है। सस्पेंशन और ब्रेकिंग मिलकर के आपकी गाड़ी को स्टैंड स्टिल रखते हैं, बहुत ज़्यादा जो है हिलने नहीं देते। दूसरा एक चीज़ और, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलता है, जिसकी वजह से ये गाड़ी जो है वो आप ड्राइव करने के टाइम पे आपको एक कॉन्फिडेंस बनाए रखेगी। आपको कहीं भी वैसा फील नहीं होगा कि गाड़ी जो है वो हेड नॉट्स देने के साथ साथ आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। जब गियर शिफ्टिंग होती है तो आपको हल्का सा जो है वो आगे की तरफ पुश होगा, जैसे हेड नॉट्स हम लोग बोलते हैं, वो आपको हल्का सा फील होगा। इस टाइम साउंड सुनिए, 2800 आरपीएम के आसपास है 88-90 पे। अब ये चीज़ जो है जनरली आप नहीं करेंगे सिटी में। मैं जानता हूँ कि आप सिटी में जब चला रहे हैं तो वही 80-90 की स्पीड तो जाएगी नहीं। अब इसको थोड़ा सा तसल्ली से तमीज़ से ड्राइव करते हैं, 50 के आसपास ड्राइव करेंगे, हार्ड ड्राइव नहीं करेंगे। वहाँ देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस किस तरह रहता है। एक बार मैं गाड़ी को बिल्कुल जो रोक लेता हूँ। अच्छा, ये इसकी क्रॉलिंग स्पीड है। क्रॉलिंग स्पीड तकरीबन इसकी जो है वो 1500 आरपीएम के आसपास 6-7 की रहती है। ये इसकी क्रॉलिंग स्पीड है, ये देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको एक्सेलरेट करता हूँ। मैं आराम से एक्सेलरेट करूँगा, जैसे एक नॉर्मल आप गाड़ी को रोड पे चला रहे हैं ट्रैफिक के साथ। हालांकि अभी ट्रैफिक नहीं है रोड पे, लेकिन अगर आप रोड पे ट्रैफिक पे चला रहे हैं 20, 25, 30 की आपको स्पीड सिर्फ एक्वायर कर पा रहे हैं, तो तब ये कैसे चलती है। तब आप बिल्कुल बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ये वही AMT है जो अभी थोड़ी देर पहले जब हम इसको हल्का सा भी हार्ड एक्सीलरेशन कर रहे थे तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था, अपनी गियर शिफ्टिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहा था, बहुत ज़्यादा जो है आरपीएम ज़्यादा ऊपर जा रहे थे, एनवीएच ज़्यादा आ रही थी, रोरिंग साउंड आ रही थी। अब ये इतनी ही स्मूथली अपने गियर को शिफ्ट कर रहा है, आपको फील भी नहीं हो रहा है कि गियर शिफ्ट हो रहे हैं। A4 पे आ चुकी है। मैं मेरे ख्याल से 50 क्रॉस करूंगा तो ये A5 आराम से पहुंच जाएगी। 2000 आरपीएम पे इसने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है इस टाइम। कोई 2200, 2400, 2500 आरपीएम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सेलरेशन जो है वो बिल्कुल मिनिमल दिया हुआ है। अभी भी ये A4 पे है, 50 क्रॉस कर चुके हैं, ये अभी भी A4 पे ही है। अब A5 पे आ गई, तो जैसे हमने 50 क्रॉस किया 52, 53 पे आए तो ये अपने A5 पे आ गई। इस टाइम ये गाड़ी सुपर स्मूथ है, कोई इंजन साउंड नहीं है, कोई एनवीएच नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। और अगर आप इसको 50 पे क्रूज कर रहे हैं, क्रूज कंट्रोल नहीं है, मैं क्रूज करने के बाद एक्सेलरेशन 50 पे दे रहे हैं, तो ये अभी आरपीएम देखिए, इस टाइम आरपीएम और नीचे आ गया है। आरपीएम इस टाइम जो है 1600 के और 1700 के आसपास जो है इसका आरपीएम है फिफ्थ गियर पे 54 की स्पीड से, जो जनरली आपकी जो है सिटी में स्पीड रहती है। कहने का मतलब ये है कि बेटर माइलेज आपको ये तभी दे पाएगी अगर आप इसको सॉफ्ट पेडल चलाते हैं, आप इसको थोड़ा तमीज़ से चलाते हैं, सिटी के अकॉर्डिंग चलाते हैं। अगर आपको हार्ड एक्सेलरेशन चाहिए, आपको एकदम परफॉर्मेंस चाहिए, अब जैसे सामने एक गाड़ी जा रही है, मुझे ऑल ऑफ ए सडन मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं इसको ओवरटेक कर सकूं, आपको ये उतना टाइम नहीं देगी। आप उतना एक्सेलरेशन पे पैर रखेंगे, आपको जो इसका बिहेवियर है उतना जितना टाइम इसको चाहिए उतना टाइम लेकर ही ये आउटपुट देगी। और उतनी देर में मुझे लगता है कि आपको जो है वो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करने का। बाकी इसके अगर हम कंट्रोल्स वगैरह की बात करें, बटन की क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट यहाँ पर भी डिसेंट क्वालिटी, वो वही सेम क्वालिटी है जो हमने अब टर्बो चार्ज इंजन जो हमारे पास टॉप वेरिएंट आया था CVT वाला उसमें देखी थी। तो बटन्स वगैरह की जो नॉब्स वगैरह की जो क्वालिटी है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर मैं MID में दिखाना चाहूँगा इस टाइम हमें माइलेज कितनी मिल रही है। अब देखिए तकरीबन ये 2500 किलोमीटर चल चुकी है। हमारे पास जब से आई है तब से हम इसको 190 किलोमीटर के तकरीबन चला चुके हैं, और यहाँ पर हमें माइलेज जो मिल रही है वो मिल रही है तकरीबन 10.8 की। अब 10.8 यानी कि 11 की एवरेज आ रही है, और वो तब है जब हम इसको थोड़ा रूडली चला रहे हैं, थोड़ा हार्ड एक्सीलरेशन के साथ चला रहे हैं। इसको अगर हम वही इसी स्पीड पे चलाएं जैसे अब अभी हम फिलहाल चला रहे हैं 40 से 50 के आसपास, तो डेफिनेटली ये 14 से 15 की माइलेज आपको नॉर्मल सिटी ट्रैफिक में आराम से दे देगी। बाकी इसका जो ओवरऑल व्यू वगैरह है वो काफ़ी सही है, उसमें कोई लैग नहीं है, कोई डिले नहीं है। यहाँ पे आपको TPMS भी देखने को मिलता है, ये एक अच्छी चीज़ है। सेफ्टी मेजर में एक और चीज़ काउंट होती है कि TPMS भी आपको देखने को मिलता है। और ये सर्विस ड्यू वगैरह कितने में है, ये सारे आपको कंट्रोल्स वही मिलने वाले हैं जो आपको टॉप वेरिएंट में मिलते हैं CVT वाले में। ये सारी चीज़ें जो हैं इस गाड़ी को एक कंप्लीट
फैमिली कार बनाती हैं, बिकॉज आपको ड्यूअल एयरबैग्स जो है इसमें ऑप्शन मिल जाता है, 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है। 360 डिग्री कैमरा की मैं क्वालिटी आपको थोड़ा सा यहाँ दिखाऊंगा। तो इसमें आपको डायनेमिक लाइंस नहीं मिलती हैं, लाइंस जो है वो कांस्टेंट है डायनेमिक, लेकिन जो ओवरऑल व्यू है, जो क्वालिटी है कैमरा की, वो डिसेंट है। डे टाइम में एटलीस्ट डिसेंट है, नाइट टाइम में जो है वो बहुत अच्छी नहीं आती है। बाकी लैग नहीं है, आप जैसे ही रिवर्स में डालते हैं आपको विद इन अ सेकेंड यहाँ पर व्यू देखने को मिलता है, और व्यू काफ़ी क्लियर है। आप देख सकते हैं रोड का ओवरऑल व्यू जो यहाँ पे आ रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप यहाँ से इसकी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट वगैरह भी सेट कर सकते हैं। तो ये था इसका ड्राइव रिव्यू। अब इसको कंक्लूड करते हैं, बाहर चल के बताता हूँ मैं आपको कि ये गाड़ी किन्हें लेनी चाहिए और किन्हें नहीं लेनी चाहिए। तो आइए बाहर चलते हैं। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि अब ये गाड़ी जो है ये किन के लिए जो है अप्रोप्रिएट है और किन्हें ये गाड़ी जो है थोड़ा सा अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले मैं वो बताता हूँ कि किन्हें ये गाड़ी लेनी चाहिए। अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट है, आप फैमिली के लिए एक अच्छी सेफ कार चाहते हैं, फीचर्स भी ठीक ठाक आपको मिलते हैं, इनफैक्ट ठीक ठाक से बेटर ही मिलते हैं। 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है, कीलेस एंट्री मिल रही है, रिक्वेस्ट सेंसर्स मिल रहे हैं, 7 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल रहा है, ये सारी चीज़ें, स्पीकर्स वगैरह सब कुछ आ रहे हैं। तो ये सारी फीचर्स पैक्ड कार एक तरह से बन जाती है। कलर बहुत अच्छा है, स्टांस एसयूवी वाला है, अफोर्डेबल है, ऑटोमेटिक है, अब तो ऑटोमेटिक भी हो गया है इसका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। तो अगर आप गाड़ी आराम से चलाना पसंद करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हरी नहीं है, आपको एकदम से ऐसा नहीं चाहिए एक्सीलरेशन पे पैर रखा और ये उड़ना शुरू हो जाए आपको आउटपुट देते, वैसा नहीं चाहिए। तसल्ली रखते हैं और तसल्ली एक्सपेक्ट भी करते हैं तो ये गाड़ी आपके लिए है, बिकॉज ये बजट कार है। बजट कार 9 साढ़े 9 में आपको एक ठीक ठाक अच्छे फीचर्स के साथ ऑन रोड आपको ये पड़ जाएगी। इनफैक्ट इससे भी नीचे अगर आप देखें, ये सारे फीचर्स आपको उसमें नहीं मिलेंगे जो मैंने बताया, 360 डिग्री कैमरा, रिक्वेस्ट सेंसर्स, या फिर पीछे रेयर एसी वेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन 6.5 लाख में, 7 लाख में आपको ऑन रोड अगर कोई गाड़ी पड़ रही है AMT के साथ, तो मैं समझता हूँ कि ये बुरी डील नहीं है, ये बहुत ही परफेक्ट और ज़बरदस्त डील है। आज के टाइम पे जहाँ पर आपकी कार्स के प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पर अगर आपको एक ऑटोमेटिक अच्छी गाड़ी चाहिए तो यही एक ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि इसके जो कंपैरिजन में गाड़ियाँ हैं वो आपको 7.5 से ऊपर आती हैं। प्लस AMT के लिए अगर आप जाएंगे, तो आप स्विफ्ट की बात कर लीजिए, या AMT में या एस्प्रेसो की बात कर लें, तो वो सारी उसमें वो प्राइस भी इससे ऊपर आएगा। और ऑब्वियसली वो आपको वो वाली फील, एक बड़ी गाड़ी वाली फील नहीं देगा। ये आपके घर के बाहर खड़ी होगी तो आपको एक बड़ी गाड़ी वाली फील आएगी, बिकॉज प्रॉपर सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV ये मानी जाती है। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपने ये सारी चीज़ें पता लग गई होंगी कि निसान मैग्नाइट AMT अगर आपको कंसिडर करनी है तो उसके क्या रीजंस रहेंगे। हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर निसान के लिए थोड़ा सा, या मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इंजन रिफाइनमेंट की ज़रूरत है और AMT की ट्यूनिंग की फर्दर रिक्वायरमेंट है। डेफिनेट आपने एक बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस किया कि आपने लो बजट में गाड़ी लेकर के आए नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में, लेकिन इंजन रिफायरमेंट की अभी भी एक ठीक ठाक रिक्वायरमेंट इसमें है, प्लस AMT में ट्यूनिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर वो दोनों चीज़ें और हो जाती हैं तो मैं समझता हूँ कि मार्केट में इस गाड़ी का कोई कंपटीशन नहीं है इस प्राइस रेंज में, इस फीचर सेगमेंट के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अगर आप भी अपनी कार का ओनरशिप रिव्यू हमारे चैनल पे करना चाहते हैं, नीचे दी email ID पे हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।